प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर की सीरीज में एक और मॉडल पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, डाउनलोड करनी है, प्रिंट करवा के प्रैक्टिस करना है, तो आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये हमारा है द्रोण स्कूल का ऐप। तो इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए बेटा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जब आप ऐप खोलेंगे तो देख सकेंगे यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर। जब आप टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। सैनिक स्कूल के लिए भी है, नवोदय विद्यालय के लिए भी है, मॉक टेस्ट भी है, मॉडल पेपर्स भी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, जो नवोदय विद्यालय का मॉडल पेपर है या फिर मॉक टेस्ट है, जिसमें भी आप इनरोल करना चाहते हैं, जिसकी भी आपको पीडीएफ चाहिए, उस थंबनेल पे क्लिक करोगे। जैसे 50 मॉडल पेपर पे अगर आपने क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरह का ये सेक्शन दिखेगा, जहां पे बेटा टोटल 50 मॉडल पेपर्स हैं विद वीडियो सॉल्यूशन एंड प्रिंटेबल पीडीएफ। तो हर एक मॉडल पेपर अपने एक एक फोल्डर में है, जैसे मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3, है ना। इसी तरीके से टोटल 50 मॉडल पेपर्स आपको यहां पे मिलेंगे। एंड लेट मी टेल यू बेटा कि अगर आपने इसको कर डाला तो इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन आपका होने वाला है इसमें। और इस तरीके से वीडियो सॉल्यूशन दिए गए हैं, जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं वैसे ही वीडियो सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं बेटा। हम लोगों ने खुद, हमारे टीचर्स ने रिकॉर्ड किया है अच्छे से बैठ करके। तो इसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, प्रिंट करके पहले सॉल्व कीजिए खुद। अगर नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो सॉल्यूशंस देखिए। जैसे यहाँ पे पीडीएफ का आइकन, डाउनलोड का आइकन दिख जाएगा, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए और इन सभी पीडीएफ को प्रिंट करके प्रैक्टिस कीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है तो वीडियो सॉल्यूशंस देखिए, है ना। इसके अलावा भी आप मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं और फ्री मटेरियल बहुत सारे द्रोण स्कूल के अंदर है। जैसे अगर आप फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे बेटा फ्री टेस्ट नवोदय से रिलेटेड, सैनिक से रिलेटेड दिख जाएंगे यहाँ पे। अगर आप फ्री मॉडल पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मॉडल पेपर्स फ्री में दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओएमआर शीट आपको चाहिए तो इस सेक्शन पे जाकर के नवोदय विद्यालय का और सैनिक स्कूल दोनों का ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो इस मॉडल पेपर की सीरीज में एनरोल कीजिए एंड फिलहाल इस वीडियो को देखिए, लेक्चर में आगे बढ़िए। और जो चीजें नहीं समझ में आती है बेटा कमेंट में जरूर से लिखना, एक बार फीडबैक जरूर से देना। इसके अलावा क्रैश कोर्स भी आ चुका है हमारा नवोदय विद्यालय के लिए, मॉक टेस्ट का सीरीज तो मैंने आपको बताया कि है ही, तो आप इसमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं और इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए, अच्छा ये सारे हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो ऐसे ही आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो करते हैं। मॉडल पेपर सीरीज को बस फॉलो कर लें बेटा, उतने से ही आपका काम बन जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, देख रहे हो आप। अच्छा इधर, हाँ ठीक, तो आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट बैच 2026 के लिए हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा, जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, जल्दी हम इनरोल करेंगे, जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन प्रिपरेशन होगी। तो जल्द से जल्द नए बैच में एनरोल कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर हो पाए। ठीक है, एंजॉय द लेक्चर। यस बच्चों, आ जाओ सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर नंबर 4 ऑफ JNVST। चलो शुरुआत करेंगे हम लोग मेंटल एबिलिटी से, हर बार की तरह। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ मेंटल एबिलिटी पार्ट 1। देखो बेटा, पार्ट 1 में हमें देखना होता है कि सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो यहां पे अगर देखें तो ये देखो 4 के अंदर 3 है, यहां 5 के अंदर 4 है, यानी कि बाहर वाला जो फिगर है वो एक ज्यादा है और अंदर वाला एक कम है। यहां 6 के अंदर क्या है, 5 है, 5 भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति यानी कि पेंटागन है। जबकि यहां हम देखें तो बाहर भी ट्रायंगल है और अंदर भी ट्रायंगल, तो ये सबसे अलग हो गया। अगर इस वाले फिगर में देखें, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे बेटा, बिकॉज हमें टाइम मैनेज करना है और इसी स्पीड से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। एग्जाम में खैर इस स्पीड से क्या, इससे ज्यादा तुम्हें सॉल्व करना होगा, बिकॉज अभी मैं समझाते हुए चल रहा हूं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन एग्जाम में आपको और भी तेजी के साथ और भी जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम बच पाए और आप एग्जाम निकाल पाओ। देखो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसको इस तरीके से घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको इधर घुमा दोगे ऐसे तो ये मिल जाएगा ऑप्शन डी, है ना। लेकिन कितना भी घुमाओगे इसको तो ऑप्शन सी नहीं मिलेगा, तो इसमें हमारा जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सी सबसे डिफरेंट हो गया। मैं मार्क करते हुए चल रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। इसमें हमारा कौन सा था, ऑप्शन डी, अरे ये बहुत मोटा हो गया, ठीक है। ऑप्शन इसमें कौन सा, सी। चलो नेक्स्ट देखें बेटा, अगर इसमें तो ऑप्शन ए जो है
और सी जो है और डी, ये बिल्कुल सिंपल फिगर्स हैं, सिंपल प्लेन फिगर्स, मतलब चारों तरफ से बंद आकृतियां हैं, क्लोज्ड फिगर और सिंपल फिगर्स हैं। ये सिंपल फिगर नहीं कहलाता है, क्योंकि देखो इसमें अंदर भी एक लाइन है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इसमें देखें तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ए, सी और डी में अगर देखें हम तो ये कॉर्नर जो है राउंडेड है, देखो सब में राउंडेड कॉर्नर, बट इन ऑप्शन नंबर सी देयर इज नो राउंडेड कॉर्नर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे डिफरेंट, सबसे अलग हो जाएगा, सही आंसर यही होगा। पार्ट 2 पे चलते हैं बेटा, सेकेंड पार्ट पे। और ये तो देखो आसान सवाल होते हैं बेटा, ये तुम्हें खुद करना है, वैसे मैं तो कराने नहीं वाला, बट चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं बेटा। ये सिमिलर फिगर वाला पार्ट है, आपको पता है कि सिमिलर फिगर आपको ढूंढना है ना, आपको इसमें सिमिलर फिगर ढूंढना है बेटा। तो देखो इसके सिमिलर बिल्कुल कौन सा है, मुझे तो दिख रहा है बेटा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, क्योंकि बी में थोड़ा सा अलग है, ये चूंकि सर्कल है तो ये होगा नहीं, है ना। इसके जैसा बिल्कुल कौन सा दिख रहा है, देख लो बेटा, इसके जैसा बिल्कुल बी दिख रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? नहीं 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 भैया, नहीं नहीं। बी में अगर देखोगे तो ये थोड़ा तिरछा है, देखो यहां हमको एकदम सीधा चाहिए ऐसा, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट, ना कि बी। ऐसी छोटी छोटी चीजें बेटा ध्यान रखना, वरना फिर गलत हो जाती है चीजें। यहां देखो अगर इसमें हम लोग देखें तो ये देखो पूरा ऐसा चाहिए ना, तो बी ऑप्शन हो गया सीधा सीधा करेक्ट, यहाँ पे तो दिख ही रहा है बेटा, और इसमें तो सी डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर में कोई बड़ी बात होती नहीं है, सिमिलर फिगर आप सभी ऐसे कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। पार्ट 3 पैटर्न वाला पार्ट है, देखो बेटा पैटर्न वाला पार्ट, एक 4 डिब्बा रहेगा, मतलब 4 खाना रहेगा इसमें, 4 पार्ट में से एक पार्ट खाली होगा, उसको आपको भरना है। सो दिस इज कॉल्ड पैटर्न, ये बात आपको पता है बेटा। पैटर्न में देखो इस पैटर्न को पूरा अगर करें तो कैसे होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये कहां दिख रहा है? ऑप्शन बी में। यहां पे पैटर्न पूरा करें तो कैसे पूरा होगा बेटा, देखो जरा, ये कुछ इस तरीके से पैटर्न पूरा होगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, बोलो? डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा ही पैटर्न बिल्कुल, इस पैटर्न को पूरा करें तो पहले तो ये सर्कल पूरा होगा, उसके बाद यहां पे आएगा एक हमारा, बोलो क्या, स्क्वायर, उसके बाद ये जो है कुछ इस तरीके से ऐसे, कुछ इस तरीके से ऐसे पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, अच्छा देख के पता, ना 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 ना, ऑप्शन सी में देखो सर्कल वाला हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका होगा बेटा करेक्ट, क्योंकि एक सर्कल भी तो हमको चाहिए, ये वाला सर्कल देखो, ये जो सर्कल है ये हमको चाहिए, ऑप्शन सी में वो है नहीं, ऑप्शन सी में कहां है देखो, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं बेटा, ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। क्वेश्चन 12 में पैटर्न देखते हैं, ये देखो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन 12 में ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब सवालों की श्रृंखला में आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आ गया सीरीज वाला क्वेश्चन, देखो मैंने श्रृंखला बोला और सीरीज श्रृंखला वाला सवाल भी आ गया आपका। सीरीज वाले क्वेश्चन में बेटा कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई सीरीज एक फॉलो हो रही होती है, तो आपको यहाँ पे वो पैटर्न ढूंढना है, वो पैटर्न जो है देखना है। देखो यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स, 2 लाइन्स, तो जाहिर सी बात है एक लाइन होगी, लेकिन ए ऑप्शन होगा कि बी, समस्या ये है कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, इसमें हमको देखना है बेटा। आप देखो कि लाइन किधर से गायब हो रही है, यहां अगर हम देखें तो ऊपर एक लाइन गायब हुई, फिर ये वाली लाइन गायब होगी, खत्म, तो फिर ये वाली लाइन गायब होगी ना, यानी कि बचेगी कौन सी लाइन, ये सीधी वाली लाइन, मतलब ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन, ऐसे बिल्कुल खड़ी लाइन बचेगी, ना कि पड़ी वाली, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखो, प्लस माइनस, अरे बेटा इसमें कुछ बात है क्या, बताओ कोई दम है क्या इस क्वेश्चन में? प्लस माइनस गुणा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग आ जाएगा, यानी कि डिवीजन हो जाएगा, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक लाइन, फिर इसको हमने क्रॉस कर दिया, तो फिर ये 2 लाइन, तो फिर ये क्रॉस हो जाएगा इस तरीके से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक। इसमें देखो वॉवेल्स का जो सीरीज है वो यहाँ पे दिखाया गया बेटा, इंग्लिश के वॉवेल्स आपको पता है 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई के बाद ओ आएगा, है ना, वॉवेल्स की सीरीज है ये। कभी कभी कॉन्सोनेंट की सीरीज दे देगा, कभी कभी वो देगा कि कुछ इस तरीके से कि 2 लेटर छोड़ करके तीसरा, फिर 2 लेटर छोड़ करके 5वां, फिर 2 लेटर छोड़ करके 7वां, तो इस तरीके से भी सीरीज दे सकता है। सीरीज का थोड़ा ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 को आपको पता है कि इसको एनालॉजी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सादृश्यता हिंदी में बोलते हैं, या फिर सह संबंध बोलते हैं। इन दोनों में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वही सेम रिलेशन इन दोनों में भी होना चाहिए। इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, यहां से हमने काट के अलग किया और इसको ऊपर की तरफ ऐसे बिठा दिया, इसको काट करके अलग करेंगे और ऊपर की तरफ इधर बिठा देंगे बेटा, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन,
है ना। यहां से देखो ये पार्ट हमने आधा कट किया और इसको इस तरीके से वर्टिकली हमने लगा दिया, तो इसमें भी आधा कट करेंगे और बगल में वर्टिकली कुछ इस तरीके से लगा देंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, इसमें क्या है, इसमें जो ऊपर वाला ये है वो आ जा रहा है बेटा नीचे, देखो यहां आ गया है ना। तो इसमें भी पहली बात तो ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है वो यहां पे आएगा नीचे। अब देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है बेटा, डी वाला, देखा। बस एक दो चीजें होती हैं, एक दो चीज से आप बड़े आराम से ट्रेस आउट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सब देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे देखो ये स्टार है, स्टार ऊपर गया तो ये जो प्लस है वो प्लस ऊपर जाएगा, और प्लस ऊपर सिर्फ यहां है ऑप्शन डी में, है ना। प्लस ऊपर सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो अपना डी करेक्ट हो जाएगा। यहां देखो क्या पैटर्न बन रहा है, क्या संबंध है इनमें। देखो बेटा ये जो फिगर्स हैं सारे अंदर, ये इधर की तरफ रोटेट कर रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री कहने का मतलब हुआ कि ये ऐसा है, अब ये 45 डिग्री ये लाइन बढ़ेगी तो यहां पे आएगा ना, तो ये सर्कल यहां पे आ जाएगा। देखो तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसे बेटा, है ना। सब कुछ इधर रोटेट हो रहा है, देखो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। 45 डिग्री का रोटेशन है, तो ये जब 45 डिग्री रोटेट होगा तो यहां पे आएगा, है ना। ये रोटेट होकर के यहां आ जाएगा, ये रोटेट होकर के यहां चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले तो इस यहां पे बेटा ये पेंटागन आएगा, है ना, ऐसे पंचभुज। यहां पे ये आ जाएगा आपका स्क्वायर, यहां पे सर्कल और यहां ट्रायंगल। देखो किसमें कौन से वाले में है ऐसा बेटा, ऑप्शन सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेंटागन, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद सर्कल, ट्रायंगल। ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 बेटा। देखो बार बार कहता हूं कि पीडीएफ डाउनलोड करके पहले सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो, वरना फिर मूवी की तरह सॉल्यूशन देखोगे, एंटरटेनमेंट की तरह, और आपको लगेगा कि समझ में आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, सब कुछ मैं कर ले रहा हूं, बट वो देखना अलग होता है और जब आप एग्जाम दोगे तो वो एक्सपीरियंस अलग होगा। उसमें आपको खुद करना है, यहाँ तो आप देख रहे हो, वहां पे आपको खुद करना है। तो जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। इसीलिए पीडीएफ आपको ऐप के अंदर दी गई है। तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके, या तो आपकी मर्जी है, मोबाइल में सॉल्व करना चाहो डाउनलोड करके रख लो, वहां से सॉल्व करो, नहीं तो सबसे बेहतर तो ये रहेगा, मैं कहता हूं मेरे लिए तो सबसे बेहतर सजेशन मैं यही दूंगा बेटा कि आप उसको प्रिंट करवा लो। प्रिंट करवाने से एकदम जैसा एग्जाम वाली फीलिंग आएगी ना, आपको दिखेगा कि भाई आपके हाथ में कुछ है प्रिंटेड मटेरियल। बात समझ रहे हो? तो प्रिंट करवा लो, प्रिंट करवाना ज्यादा बेहतर है। अब देखो इसमें क्या है, ज्योमेट्रिक फिगर है, कंप्लीट करना है। कटी हुई आकृति कहां से जोड़ करके देखें कि हाँ ये कंप्लीट हो जाए। देखो बेटा कुछ इस तरह का अगर फिगर हमको मिल जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए सीधा सीधा दिख रहा है बेटा। ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा चौड़ा है, इतना चौड़ा हमको नहीं चाहिए, हमको थोड़ा कम ही चौड़ा चाहिए। ठीक, यहां से देखो बेटा, इस सर्कल को अगर पूरा करना, सर्कल कह रहा हूं, अगर स्क्वायर पूरा करना चाहते हो तो कुछ इस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन डी दिख रहा है आपको। यहां अगर देखें, ये अगर पूरा करना चाहते हो भाई तो ये कुछ होगा ऐसा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। यहां पे देखो बेटा ये ऐसा, तो ये ऑप्शन सी आपका होगा करेक्ट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले बेटा। आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 7 पे। आ जाइए, ये के है तो मिरर इमेज है ये, है ना, ये मिरर रखा हुआ है, मिरर इमेज है, तो यहाँ पे उल्टा के बनेगा। उल्टा के मतलब किस तरीका का, देखो इसमें सारे हम लोग पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। आई मीन हम लोग ये मैथ्स भी करेंगे, साथ ही साथ लैंग्वेज भी करेंगे। तो इस के में देखो बेटा उल्टा के बनेगा, तो कुछ इस तरीके से ये के बनता हुआ आपको नजर आएगा यहाँ पे। सही बात है, बोलो हाँ। ये कुछ इस तरीके से बेटा ये के बनेगा। ये नीचे थोड़ा सा ध्यान देना आप, नीचे ये जो है यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी गलती कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उल्टा के बनेगा, लेकिन सी क्यों नहीं होगा? नीचे देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब यहाँ जिस तरीके से बना हुआ है वो देखो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मिरर इमेज में जो चीज मिरर के नजदीक रहती है उसका इमेज भी बिल्कुल नजदीक बनेगा, और जो चीज दूर रहेगी मिरर से वो इमेज भी दूर बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ये शेडिंग वाला पार्ट है, ये रंगा हुआ पार्ट है, काला पार्ट है, वो मिरर के नजदीक है, तो इसका इमेज भी मिरर के नजदीक ही कहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक, और बाकी चीजें दूर बनेगी। तो ऑप्शन ए में देखो बेटा ये नजदीक बन रहा है और बाकी चीजें दूर है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, है ना।
मिरर में बस ये देखा करो, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाओ। यहां पे ये सर्कल बिल्कुल इसके नजदीक बनेगा और बाकी चीजें मिरर से दूर, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। बहुत आसान सा सिंपल होता है। यहां देखो ये जो लाइन है ऐसी, इस लाइन को ट्रेस करो। ये लाइन अगर ऐसी आ रही है तो मिरर इमेज जो बनेगा उसमें ये लाइन ऐसी जाएगी इस तरीके से कुछ, ठीक है। और अगर हम देखें ऑप्शन बी में तो ये लाइन ऐसी है जो कि गलत हो गया, इसमें ये लाइन इस तरीके से है जो कि गलत हो गया। डी बचा, ए बचा हमारे पास बेटा, एक तो डी बचा, एक तो हमारे पास ए बचा। अगर हम डी में देखें तो ये वाली लाइन गायब है। अरे भाई ये वाली लाइन भी तो चाहिए, ये जो लाइन है देखो, तो वो डी में गायब है, वो ए ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बोलो बेटा? ऑप्शन ए। ठीक, देखो खेल खेल में हमने जो है 7 पार्ट कर लिया, बहुत इजीली और बहुत जल्दी जल्दी कर लिया। मेंटल एबिलिटी है ही ऐसा, तुरंत हो जाता है, इसमें कुछ खास देखने की जरूरत नहीं है बेटा। जो मेन चीज है ना, मेन इसका तुम्हारे इस एग्जाम का जो सबसे मेन पार्ट है वो मैथमेटिक्स है। 20 ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी होती है, और ये 40 आते हैं लेकिन इसमें कुछ है नहीं। बट ऐसा भी इतने भी हल्के मत ले लेना, वरना फिर बेटा तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी। चलो यहां से देखो, यहां से पेपर फोल्डिंग वाला पार्ट है ये, तो बार बार मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ूंगा, आपको पता है। तो इंस्ट्रक्शन की एक वीडियो मैं कहोगे तो बना दूंगा अलग से, और उसमें मैं बता दूंगा बेटा कि इंस्ट्रक्शन देखो कभी कभी होता क्या है ना, मेरे समय में हुआ था ऐसा, जब मैंने नवोदय का एग्जाम दिया था तो इंस्ट्रक्शन चेंज हो गया था, अलग इंस्ट्रक्शन अलग तरीके का पैटर्न आ गया था। तो कभी कभार होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, कभी कभार ऐसा हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करो, पढ़ना ज्यादा बेहतर है कि क्या कह रहा है। हो सकता है अलग पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, ये होगा नहीं, है ना। चलो तो ये यहां से फोल्ड किया हमने, यहां से फोल्ड किया, और यहां से जब फोल्ड किया वापस, तो और ये जो चीज है जो यहां तक आ रही थी, ये कॉर्नर जो यहां तक आ रहा था बेटा, उसको हमने काट करके अलग निकाल दिया। ठीक, ये कटिंग है, ये काट करके निकाला। तो जो ये कटिंग निकाली हमने, वो यहां ये पूरा पूरा कटिंग बन जाएगा जब इसको वापस खोलोगे बेटा, तो है ना। और नीचे भी वही कटिंग आ जाएगी, एक सिमेट्री में ये कटिंग बनता है। बात समझ रहे हो? जैसे जब तुम एक सेकेंड, जब तुम ना पेपर को बेटा, ये जो फोल्डिंग है जब वापस से ऐसे खोलोगे तो ये कटिंग जो है आपका इस तरीके से बनता हुआ ऊपर नजर आएगा। जब आप नीचे यहां खोलोगे तो ये कटिंग नीचे इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। जब पेपर को बेटा पूरा खोल दोगे तो ये कटिंग जो है इधर भी यहां आ जाएगी और इधर भी यहां ये कटिंग आ जाएगी। मतलब ये जो कटिंग है आप देखो, एक तो ऊपर बनेगा एक तो नीचे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पेपर कटिंग वाले में थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, है ना, थोड़ा ध्यान देना। यहां से देखो फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया, फिर एक और बारी फोल्ड किया और यहां पे एक पंच कर दिया। जब वापस अनफोल्ड करेंगे तो यहां एक छेद, एक होल आ जाएगा। वापस इसको अनफोल्ड करेंगे तो एक होल यहां, एक होल यहां आ जाएगा। मतलब 4 तो इधर हो गए, 4 इधर 4 इधर। जब इधर भी अनफोल्ड करोगे कि नहीं करोगे लास्ट में, तो 4 एक साइड 4 दूसरे साइड, टोटल 8 जो है आपके सर्कल्स होंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो यहां से फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया, ऊपर कटिंग लगाया, नीचे कटिंग लगाया। ठीक, तो जब अनफोल्ड करोगे तो ये कटिंग यहां पूरी हो जाएगी और ये ऊपर वाली कटिंग नीचे ट्रेस होकर के आ जाएगी, तो यहां पे हो जाएगी। जब यहां से अनफोल्ड करोगे तो एक कटिंग ऊपर, बीच में कुछ ऐसा और नीचे कुछ ऐसा। बात समझे? तो ये कौन सा दिख रहा है बेटा? ऑप्शन डी दिख रहा है सीधा सीधा, बोलो हाँ। चलो नेक्स्ट देखो, यहां से फोल्ड किया, फिर वापस इधर से फोल्ड कर दिया। ये जो कटिंग लगाई बेटा, वो कटिंग बस जो है अनफोल्ड इधर करोगे तो यहां आएगी। ये इसमें थोड़ी कटिंग लगाई है कि इधर आएगा, ना ना ना, ये बस कटिंग यहां पे है तो बस यहां पे एक सर्कल आएगा। बाकी इस पे, इस वाले फोल्डिंग पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ध्यान देना, है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, ये सी हो गया। यहां पे तो डी हमने मार्क किया ही था, ये हो गया। चलो जी नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपका आ गया स्पेस विजुअलाइजेशन, पार्ट नंबर 9। इसमें क्या करना है? इसमें आपको 2 फिगर्स को जोड़ना है, या 3 फिगर, जितने भी टुकड़े दिए हुए हैं उनको जोड़ के बताना बेटा कि कौन सा बनेगा। सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। देखो ये सीढ़ी नुमा कुछ दिख रहा है, सीढ़ी जैसा, इनको जोड़ोगे तो ऑप्शन सी मिल जाएगा आपको। ये कटा हुआ ग्लास है तो ग्लास जोड़ोगे तो पूरा ग्लास बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सीधी सिंपल साफ सरल बात है बेटा। इन दोनों को जोड़ोगे तो सीधा सीधा ये दिख रहा है ऑप्शन बी, और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है सीधे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना,
ये जो पहला फिगर है, लेट मी मार्क इट, ये जो पहला फिगर है इसको उल्टा करके ऐसे जोड़ोगे। कैसे? ऐसे जोड़ोगे बेटा, उल्टा करके, तो ऑप्शन डी नजर आएगा आपको, ऑप्शन डी बनेगा उल्टा करके जब जोड़ोगे तो 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 पे आते हैं। पार्ट नंबर 10 देखो बेटा, यहां पे क्या है, यहां पे एम्बेडेड फिगर आपको फाइंड आउट करना है। एम्बेडेड फिगर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ये फिगर इसमें कहां पे छिपा हुआ है ना, छिपी हुई आकृति। देखते हैं जरा कहां छिपा हुआ बेटा, कहां छिपे हो तुम। ये देखो बेटा, यहां से ऐसे किया हमने, ये वाला ऐसे कर दिया, ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसमें छिपा हुआ है, ऑप्शन ए हो गया। इसमें देखें तो ये ऐसा 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 ऐसा, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो इधर आओ, ये कहाँ छिपा हुआ बेटा, इसमें अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए में ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये हमें नजर आ गया, देखो दिखाई दे दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ देखो, इसमें देखें तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन ए में ये हमको छिपा हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक, so in this way we have completed all the 40 questions of mental ability and now we'll move on to the arithmetic section। बेटा जल्दी जल्दी इसको भी करेंगे, मैथमेटिक्स वाला जो आपका सेक्शन है, देखो 20 मिनट के अंदर अंदर, वो भी समझाने के बाद, समझाते हुए मैंने ये जो मेंटल एबिलिटी था वो कंप्लीट कर दिया। आपको टारगेट रखना इससे कम का, 15 मिनट के अंदर, है ना। एग्जाम में तो बहुत टाइम मिलेगा बेटा, 2 घंटे का टाइम बहुत होता है, 2 घंटे का टाइम कम थोड़ी है बेटा, 2 घंटे का टाइम बहुत है। तो एग्जाम में अगर तुम 30 मिनट इस पे देते हो, 1 घंटा मैथ पे देते हो, आधा घंटा लैंग्वेज पे देते हो, 30 मिनट, 1 घंटा मैथ में बहुत ज्यादा हो गया, 45 मिनट मान, तो एग्जाम में बहुत टाइम मिलता है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम से कम समय में प्रैक्टिस करनी है। अगर 2 घंटे का एग्जाम हो रहा है तो क्यों ना हम 1 घंटा टारगेट करें ना, कि 1 घंटे में हमारा, और हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये इम्प्रैक्टिकल है, बिल्कुल 1 घंटे में हो जाता है बेटा, पूरा सॉल्व हो जाता है 1 घंटे में, पूरा पेपर ही 1 घंटे में सॉल्व हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे लगे। अगर तुम्हारा 1.5 घंटे से ज्यादा लग रहा है, मतलब समझ लो कि ये रेड अलर्ट है तुम्हारे लिए, फिर एग्जाम में 2 घंटे में नहीं कर पाओगे, 1.5 घंटे में फाइनल पैक करने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूं बेटा आपको मेंटल एबिलिटी का सेक्शन समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व मैथ सेक्शन। अब हम लोग मैथ सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्रोण स्कूल के ऐप में 50 मॉक टेस्ट की सीरीज भी है। तो अगर आप बहुत बेहतरीन अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपना एनालिसिस देखना चाहते हैं, दूसरों से कंपेयर करना चाहते हैं कि किस पोजीशन पे आप हैं, रैंकिंग देखना चाहते हैं, प्रॉपर एनालिसिस डैशबोर्ड देखना चाहते हैं, तो आप 50 मॉक टेस्ट की सीरीज में एनरोल कीजिए। सैनिक स्कूल के लिए भी मॉक टेस्ट हमारे ऐप में उपलब्ध है। जब आज इस मॉक टेस्ट में एनरोल करते हैं बेटा, तो आपको कुछ इस तरह से फोल्डर मिलेंगे और यहां पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का ऑप्शन आएगा। अटेम्प्ट करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक जो है प्रॉपर एनालिटिकल डैशबोर्ड मिलेगा, एनालिसिस डैशबोर्ड, जहां पे आप अपना रैंक देख सकते हैं, आप जो है अपने आप कितने मार्क्स आपके आए हैं वो देख सकते हैं बेटा, है ना, कितना टाइम आपने लिया। तो इससे आपका एक कंपेरिजन हो जाता है। ठीक है, तो आप ये जो है मॉक टेस्ट की सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। और जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, बाद में टेस्ट सबमिट करने के बाद सॉल्यूशन भी इस तरीके से, कहीं हैंड रिटन कहीं डिजिटल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर ही। बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही उम्दा चीज है। तो जाइए इंस्टॉल कीजिए द्रोण स्कूल का ऐप और इस मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं मैथ्स के सेक्शन को। By what number should 460 be divided so that the quotient is 10 and the remainder is also 10? कह रहा है कि 460 को किससे डिवाइड किया जाए कि क्वोशेंट भी 10 आए और रिमाइंडर भी 10 आए। तो हमने माना कि x से डिवाइड किया, x से 460 को डिवाइड किया, क्या होना चाहिए, क्वोशेंट 10 आना चाहिए, और कह रहा है कि रिमाइंडर भी 10 आना चाहिए, है ना। एक काम करता हूं बेटा, मैं एक पेज ले लेता हूं, एक सेकेंड, मैं एक पेज ले लेता हूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। 1 सेकेंड, स्क्वायर्ड पेपर, हाँ ये देखो भाई। तो वो कह रहा था कि 460 है उसके पास, इसको किससे डिवाइड किया जाए कि क्वोशेंट भी 10 आए और रिमाइंडर भी 10 आए। आप सभी को फॉर्मूला पता है बेटा, डिवीजन फॉर्मूला मैंने बताया है। फॉर्मूला क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी साफ सीधी बात है, देखो फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे पिक्टोरियली जो है ग्राफिकली याद करो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं
और इसको ऐड कर देते हैं तो ये हमको मिल जाता है। मतलब x इंटू 10 और प्लस 460 नहीं प्लस 10 करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 460 मिलना चाहिए। प्लस 10 इधर जाके माइनस 10 हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 460 माइनस 10, तो 10x इज इक्वल टू 450। देखो भैया ये 0 से 0 उड़ गया, 10 से 10 कट गया, ये खत्म। x इज इक्वल टू 45, यानी हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, x आ गया। x मान के हम करते हैं, हमने माना कि x वो नंबर है जिससे जब हम 460 डिवाइड करें तो हमारा क्वोशिएंट भी 10 आए और रिमाइंडर भी 10 आए। अब जब तुम डिवाइड करके देखोगे तो बड़े आसानी से देख पाओगे कि भाई क्वोशिएंट भी 10 आ रहा है, रिमाइंडर भी 10 आ रहा है। Find the smallest 3-digit number which when divided by 4, 5 and 8 leaves remainder 8। छोटी से छोटी 3 अंकीय संख्या ज्ञात करनी है आपको। छोटी से छोटी बेटा देखो, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो पहले क्वेश्चन समझो, आपसे कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, क्या पूछा इसने, द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। आप सभी को पता है बेटा कि वो होता है 100। स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, छोटी से छोटी 3 अंकीय संख्या, है ना। अब क्या कह रहा है आगे ये कह रहा है कि 4, 5 और 8 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है बेटा, एलसीएम निकालना होता है और लास्ट में रिमाइंडर ऐड कर देना होता है। किस किस नंबर से डिवाइड करने को बोल रहा है, 4, 5 एंड 8, और रिमाइंडर बचना चाहिए 3। तो देखो इसको डिवाइड करना है, 4, 5 एंड 8 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। और जब आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करो, ये आता है बेटा कैलकुलेट करने, चलो कर देता हूं, आगे से नहीं करूंगा, ध्यान रखना। एलसीएम एचसीएफ स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट निकालना, ये सारी चीजें सीख के आना, है ना। 2 दूनी 4, 5 2 चौके 8, फिर 1 5 2, फिर 1 5 1 एंड 1 1 1, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24, 8 पंजे 40, है ना। तो 40 इज द एलसीएम। अब समझो बात, मेन चीज यहां पे हमारा 3 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर कौन सा है, 100। एलसीएम कितना आया है, 40। क्या करेंगे बेटा, जो एलसीएम आया है उससे इसमें डिवीजन करेंगे, तो 2 बार में डिवीजन तो बड़े आसानी से चला जाएगा। हम एक स्टेप आगे जाएंगे, क्या करेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे, क्योंकि 2 बार में डिवाइड करेंगे तब तो 80 तक ही रह गया, 40 दूना 80, और 80 इज अ 2-digit नंबर, इट्स नॉट ए 3-digit नंबर। हमको 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि 40 इंटू 3 120। अब इसमें से उल्टा ये घटाएंगे तो 20 बचेगा। इसी 20 को आप 100 में ऐड कर दोगे तो 100 प्लस 20 दिस विल बी 120। यानी बेटा अब समझना बात, पूरा मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं। पहले हमने इसका एलसीएम निकाला और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता था, तो इस एलसीएम से 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में हमने एक स्टेप आगे बढ़ के भाग दिया। जो फाइनल रिमाइंडर बच रहा है उल्टा घटाने पे इस तरीके से, उसको हमने 3 डिजिट नंबर में ऐड कर दिया, तो हमें मिला 120, इतना मिला। अब ये 120 जो नंबर है, दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 8। लेकिन 120 तो डिविजिबल है। हमसे उसने ये बोला कि भाई डिविजिबल नहीं चाहिए हमको। उसने क्या बोला, उसने कहा डिविजिबल नहीं चाहिए हमको, ऐसा नंबर बताओ कि डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचे। रिमाइंडर कब बचेगा, जब एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा कब होगा, जब प्लस करेंगे, तो इसमें प्लस कर दो, +3, तो 123 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, ना समझ में आए बेटा, चूंकि ये रिकॉर्डिंग है तो 2 बार 3 बार 10 बार देखो, समझ में आएगा, जितनी बार मर्जी देखो बेटा, लेकिन बिना समझे नहीं छोड़ना है, से भागना नहीं है। भागोगे तो एग्जाम तुमसे भागेगा, फिर दूर, फिर सिलेक्शन तुमसे दूर भागेगा। तो 1 2 3 आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, निम्न में से कौन सा हर संख्या का गुणनखंड है। बेटा आप सभी को पता है कि एक जो है स्पेशल नंबर है, हर एक संख्या का गुणनखंड है। ये गुणनखंड कौन होता है, जिससे कोई नंबर डिवाइड हो जाए। तो एक से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, है ना, तो एक सभी का गुणनखंड है बेटा। इफ 2 पेन्स और 5 पेंसिल कॉस्ट ₹10, कह रहा अगर हम 2 पेन लें तब भी 10 रुपए का मिलता है, 5 पेंसिल लें तब भी 10 रुपए का मिलता है। तो बेटा एक बात बताओ, 2 पेन का प्राइस है 10 रुपया, तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा, 5 रुपया। 5 पेन का प्राइस है 10 रुपया, 5 पेंसिल का प्राइस है 10 रुपया, तो 1 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, 2 रुपया। यानी ये चीज नोट करके अलग रख लो कि 1 पेंसिल 2 रुपए का मिलता है, 1 पेन 5 रुपए का मिलता है। ठीक बात है। अब आपसे क्या कह रहा है, 4 पेन और 4 पेंसिल का प्राइस पूछ रहा है। तो भाई साहब एक पेन मिला था कितने का, 5 रुपए का, तो 4 पेन मिला बेटा 20 रुपए का, और 1 पेंसिल मिला था 2 रुपए का,
तो 2 into कितना पेंसिल खरीदना है, 1 सेकेंड, 4 पेंसिल हमको खरीदना है और 2 रुपए का एक पेंसिल है, तो 4 into 2 यानी कि 8 रुपए की पेंसिल, 20 रुपए का पेन, टोटल हो गया 28 रुपए, है ना। टोटल हो गया बेटा 28 रुपए। देखो बिना किसी एक्स्ट्रा पेज के ही मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन 1/4 एंड 1/6 ऑफ ए नंबर इज 3, व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या के 1/4 और 6वें भाग का अंतर 3 है तो वह संख्या क्या है। संख्या के 1/4 और 6वें भाग का अंतर, चलो बेटा समझते हैं। एक दूसरा पेज में लेता हूं ताकि अच्छे से तुम्हें समझा पाऊं। जस्ट अ सेकेंड। संख्या के 1/4 और क्या कह रहा है, और 6वें भाग का अंतर कितना है, 3 है। तो पहले देखो बेटा, पहले हमने उस नंबर को माना कि भैया वो नंबर है x, इसका 1/4 1/4 होगा x/4, इसका 6वां भाग होगा x/6। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कह रहा है भाई कि 3 आ रहा है, यानी अगर इसमें से हम ये माइनस कर दें तो 3 आना चाहिए, है कि नहीं। अब 4 into ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x - 4x, 6x - 4x, और नीचे बटरफ्लाई मेथड याद है, 4 6 के 24, 24 इज इक्वल टू 3, 24 into 3 दिस विल बी इक्वल टू बेटा 2x इज इक्वल टू 24 तिया 72, तो 2 से काटा 36 आया, x इज इक्वल टू 36। यानी 36 वो नंबर है जिसके 1/4 पार्ट और 1/6 पार्ट का डिफरेंस होगा 3। करके देख लो बेटा ना, 1/4 पार्ट 36 का कितना होगा, 9 होगा, 1/6 पार्ट कितना होगा, 6 होगा। द डिफरेंस इज 9 - 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 36 इज द आंसर। बेटा ये मैं नहीं कराने वाला, सुनो तुम जो है ये कर लेना बेटा, इसका क्यूब करना है, मतलब 17 into 17 into 17, और इसका भी क्यूब करना है 23 into 23 into 23, और दोनों को ऐड कर देना है। तो इतने आसान सवाल ये मैं नहीं कराने वाला, ये कर लेना बेटा। The following graph shows the profit of a company from 2040 to 2022. Read the graph carefully and determine in which 2 years the profit was same. कह रहा है ये ग्राफ बेटा, निम्नलिखित ग्राफ 2014 से 2022 तक कंपनी के लाभ को दर्शाता है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन 2 वर्षों का निर्धारण करें जिनमें लाभ समान था, है ना। देखो ये ईयर है 2014, 2015, 2016। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि भाई 2018 में इसको 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। ये करोड़ में, लाभ जो है करोड़ में दिया हुआ है, बहुत बड़ा पैसा बेटा, है ना। तो 2018 में ये 50 करोड़ हो गया, 2022 में 75 करोड़। आपको बस ये जानना है कि किस ईयर में लाभ जो है समान है, इक्वल है। तो बस ग्राफ देखना है। ये देखो यहां भी 50 है, यहां भी 50 है। ये कौन सा साल है, 2018। कौन सा साल है, 2020। तो 2018 एंड 2020, इन दोनों ईयर्स में जो लाभ है हमारा वो इक्वल है, 18 और 20 में। सिंपल। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन तो था नहीं बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे आसान सवाल आते हैं, और जब ग्राफ पढ़ने तुमको आ गया बहुत आसानी से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ग्राफ वाले सवाल ऐसे ही बिल्कुल लड्डू सवाल आते हैं। तो 2018 2020 ऑप्शन ए। ये बेल्स वाला सवाल आ गया बेटा, घंटियों वाला सवाल। इसमें एलसीएम निकालना होता है, याद रखना। 3 bells ring an interval of 2, 3 and 5 minutes respectively. If they ring together at 10 in the morning, after how long will they ring together again? 3 घंटियां क्रमशः 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं तो कितनी देर बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। 3 घंटियां बेटा 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कितने मिनट के, 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। अच्छा, अगर इनका एलसीएम निकालें तो 2 तिहाई 6 पंजे 30 एलसीएम हो जाएगा। यानी हर 30 मिनट पे वो घंटियां एक साथ बजेंगी, है ना, हर 30 मिनट पे। तो 30 मिनट है ना ये, तो 30 मिनट मतलब कितना हो गया, आधा घंटा। ऑप्शन ए। सिंपल सवाल है ना, इजी क्वेश्चंस, बहुत आसान सवाल है बेटा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 49 देखो। द गिवन फिगर इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपको पता है समलंब, वेयर पैरेलल साइड्स आर एसपी एंड आरक्यू। यानी कह रहा है ये जो साइड है और ये जो साइड है ये पैरेलल है। डिटरमाइन एंगल एसपीक्यू। एसपीक्यू का मतलब क्या हुआ, एसपीक्यू समझो, एसपीक्यू, ठीक है, एसपीक्यू ये वाला एंगल, ये डिटरमाइन करना है। अच्छा, यहां पे इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है और ये पैरेलल जाएगा तो यहां पे 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं, बताओ।
90 डिग्री बनाएगा। तो 90 ये हुआ, 90 ये हुआ। आप सभी जानते हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रेपेजियम हो, बी इट पैरेललोग्राम, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगल, कुछ भी हो, उनके इंटरनल एंगल का समीशन कितना होता है? 360 डिग्री। होता है नहीं होता है बताओ? 360। भाई 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, यानी यही दोनों मिलाकर के 180 हो गया, है ना? ये दोनों मिला के 180 हो गया, तो ये दोनों मिला के भी 180 होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 होगा। ठीक है, 130 और प्लस 50, ये 130 और ये प्लस 50, दोनों को मिला करके कितना हुआ? 180। यानी ये 50 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 50। निकालना कुछ नहीं है, देखो 130 और ये 50 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि 180 ये और 180 ये, 360 टोटल होना चाहिए, तो ये 50 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 मीटर? देखो भाई 10 मीटर में 1 मीटर बराबर आप सभी जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर विल बी देयर, 1000 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भाई ये बताओ कि 10 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है? वेरी इजी, 10 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर से कंपेयर कर रहा है, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काटा, ये 0 से 0 काटा तो 1% हो जाएगा, है ना? सिंपल सी बात है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो याद होना चाहिए बेटा, 1000 मिलीलीटर। ये थोड़ी ना बताऊंगा मैं। चलो, ये बढ़िया सवाल है, ये 52 मार्क इट डाउन बेटा, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इन अ 2 किलोमीटर रेस कॉम्पिटिशन कार्तिक बीट्स गौरव बाय 72 मीटर और 9 सेकेंड। फाइंड हाउ मच टाइम डिड गौरव टेक टू कवर द एंटायर डिस्टेंस। एक 2 किमी की दौड़ प्रतियोगिता में कार्तिक गौरव को 72 मीटर या 9 सेकेंड से हराता है। गौरव को पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगा? पहले समझते हैं बेटा, सवाल समझते हैं, रुक जाओ। एक मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं, देखो ध्यान से समझना, बड़े प्यार से देखो। ये जो है मैंने डायग्राम बनाया, कह रहा है कि 2 किलोमीटर का रेस है, ये पूरा मान लो लाइन है 2 किलोमीटर का, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 2000 मीटर। बिल्कुल सही बात है। अब उसने ये कहा 2 बंदे हैं, एक है कार्तिक, दिस इज कार्तिक एंड दिस इज गौरव, ये गौरव है, ठीक। कार्तिक ने गौरव को हराया। सोचो बेटा, इसका मतलब क्या है? मतलब समझो कि कार्तिक जब यहां, ये फिनिशिंग लाइन है, कार्तिक जब यहां पहुंच चुका था तो गौरव अभी बहुत पीछे था, गौरव अभी यहां पे था, तभी तो हराया। भाई हारेगा कौन? जो पीछे रहेगा। यानी कार्तिक जब यहां पहुंच चुका तो गौरव यहां था, ठीक। अब समझो, कह रहा है या तो इसने 72 मीटर से हराया, इसका मतलब यह है कि जब कार्तिक यहां पहुंच चुका था तो गौरव उससे 72 मीटर पीछे था, या उसने हराया 9 सेकेंड से हराया। तो 9 सेकेंड का मतलब क्या है कि कार्तिक के यहां पहुंचने के 9 सेकेंड बाद कौन पहुंचता है? गौरव पहुंचता है। यानी बेटा अब यहां बात समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 72 मीटर का डिस्टेंस है वो किसने कवर किया 9 सेकेंड में? गौरव ने किया, ना कि कार्तिक ने। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? भाई कार्तिक तो पहले ही पहुंच चुका है, अब गौरव इस 72 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा, जो कि 9 सेकंड में कवर करेगा। 9 सेकंड में क्यों? 9 सेकंड से हारा है, यानी 9 सेकंड वो पीछे था, ठीक। तो 72 मीटर का डिस्टेंस 9 सेकंड में कवर किया। बेटा अगर मैं यहां से गौरव की, दिस इज गौरव, ध्यान रखना ये गौरव है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं वरना कंफ्यूज ना हो जाओ। तो अगर मैं गौरव की स्पीड निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसने कवर किया 72 और टाइम है बेटा 9 सेकंड का, तो स्पीड आ जाएगा 9/72, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि गौरव की स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड। कार्तिक से कोई मतलब ही नहीं है, कार्तिक तो पहले पहुंच चुका है बेटा। ये जो सारा कैलकुलेशन हो रहा है ये गौरव के इर्द गिर्द हो रहा है, बात समझे? ये जो सारा कैलकुलेशन हो रहा है ये गौरव के आसपास हो रहा है, कार्तिक से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आगे निकल चुका है, वो तो आगे पहुंच चुका है बेटा, ठीक। चलो अब यहां से अगर हम लोग देखें बेटा आगे, अच्छा कहां क्वेश्चन कहां गया? ये लो, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि गौरव को पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगा। देखो बड़ी आसान सी बात है, अब गौरव की हमने स्पीड निकाल ली बेटा, दिस इज द स्पीड ऑफ द गौरव, एंड टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 2000 मीटर, यानी कि 2000 मीटर। तो 2000 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा बताओ? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2000 मीटर एंड स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बेटा
देखो 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 250 सेकेंड लगेगा। और इसको अगर मिनट में करें तो ऐसे कर सकते हो 240 सेकेंड एंड प्लस 10 सेकेंड, यानी कि 240 सेकेंड का मतलब हो गया 60 से डिवाइड कर दो बाई 60, तो ये हो जाएगा 4 मिनट और 10 सेकेंड। 4 मिनट 10 सेकेंड हो जाएगा। यानी गौरव ने पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लिया बेटा? 4 मिनट और 10 सेकेंड। ठीक, 4 मिनट 10 सेकेंड। देखो ऑप्शन, बहुत अच्छा सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज ए क्यूब रूट एंडिंग विथ 3? देखो कह रहा है कि किस नंबर का क्यूब रूट 3 से एंड होता है। 3 से उसका क्यूब रूट 3 आता है, मतलब क्यूब जो होगा, जैसे मान लो कोई भी नंबर बेटा, ऐसे मान लो जैसे कोई नंबर है, डब्बा 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 मैं बना रहा हूं, जैसे कोई भी नंबर बनाते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं यहाँ पे 2 3 5 है ना, या फिर ऐसा लिखते हैं, कोई एक ऐसा नंबर लिखते हैं बेटा, सुनो मान लो कि 13 है ना, 13 हमने लिखा। 13 का जो क्यूब होगा, तो 13 का क्यूब आपको याद है बेटा? बताओ 13 इंटू 13 इंटू 13 कितना होता है? 2197। ये 13 का क्यूब होता है। तो जो अगर 13 का क्यूब किया तो 2197 आया। अगर मैं यही चीज 23 का क्यूब करूं बेटा, इफ आई टेक द क्यूब ऑफ 23, तो 23 का आपका क्यूब आएगा 12167, है ना। यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि जिसका भी क्यूब रूट 3 से एंड होगा उसका क्यूब हमेशा 7 से एंड होगा। देखो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लास्ट में 3 वाले का क्यूब करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, लास्ट डिजिट 7 आएगा। तो कहने का मतलब बेटा जिसका लास्ट डिजिट 7 होगा उसी के क्यूब रूट में लास्ट में 3 आएगा, है ना। तो 7 लास्ट डिजिट किसका है? ऑप्शन बी। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा ये, ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिसका लास्ट डिजिट 3 होगा उसी का जो है, जिसका लास्ट डिजिट 7 होगा उसी का क्यूब रूट जो है बेटा 3 होगा। चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं। अच्छा आपको ये बात पता है बेटा कि ये जो ऑफ है या फिर हिंदी में जो ये का है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि डिवीजन से पहले इसको सॉल्व करते हैं। भले ये मल्टीप्लिकेशन है, कहने को तो ये मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन है बेटा, ऐसे समझो। तो 2 3 6 यानी कि ये 6 हो गया, इसकी वैल्यू 6 हो गया, और 6 में 6 का डिवीजन करोगे तो 1 आ जाएगा। तो नीचे ये पूरी वैल्यू तो बेटा 1 आ गई, नीचे ये पूरी वैल्यू 1 आ गई। ठीक, ऊपर देखते हैं। ऊपर देखो 75 में 25 का डिवीजन करेंगे तो 25 3 75, यहां पे आएगा ये 3। ठीक, 3 इंटू 2 6, तो 5 प्लस 6 और माइनस 31, तो 5 प्लस 6 कितना हुआ? 11 माइनस 31, यानी आंसर हो जाएगा -20। -20 आंसर हो जाएगा। ठीक, -20 यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, इन द अटैच्ड फिगर ये एंगल ए एंड एंगल बी आर, एंगल ए एंड एंगल बी पूछ रहा है बेटा। एंगल ए और एंगल बी देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। तो ए और बी क्या एंगल होगी? अल्टरनेट। पहली बात तो अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, अल्टरनेट है। दूसरी बात कि दोनों इन पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, यानी कि पैरेलल यानी कि इंटीरियर हो गए, अंदर है तो इंटीरियर हो गए, और एक दूसरे के अपोजिट है, इधर ये इधर है ये इधर है, तो अल्टरनेट हो गए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर नहीं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इंटीरियर अंदर है ना, एकांतर अंतःकोण। The perimeter of two squares are 24 meter and 40 meter respectively. Then what will be the area of the square whose area is equal to the area of these two squares? दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 मीटर और 40 मीटर है। तो एक वर्ग आपका ये हो गया स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर मान लो ये हो गया बेटा। इसका पेरीमीटर 24 है, इसका पेरीमीटर 40 है। आप सभी जानते हो कि वर्ग का साइड निकालना होता है तो हम करते हैं p/4, यानी कि इसका साइड निकालेंगे तो 24/4 करेंगे। क्या करेंगे? 24/4, यानी कि 6 इसका साइड हो गया। 40/4 करेंगे यानी कि 10 इसका साइड हो गया। दोनों के साइड निकल गए। ठीक, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। बेटा देखो, पहले वाले का साइड 6 है तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी इसका एरिया हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36।
और इस वाले का एरिया हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो भाई इसका एरिया हो गया 100, इसका एरिया हो गया 36, मतलब इसका जो एरिया हो गया वो 36 हो गया, इसका जो एरिया हो गया वो 100 हो गया। ठीक है बेटा, इसका एरिया 36 है, इसका एरिया 100 हो गया। अब इन दोनों के एरिया को जोड़ोगे तो 136 आ जाएगा। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल बताएं जिसका क्षेत्रफल इसके और इसके दोनों के बराबर है। तो दोनों का बराबर मतलब ये और ये ऐड कर दो, तो 100 और प्लस 36, 100 प्लस 36 मतलब 136 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये करते हैं बेटा। रेक्टेंगुलर टैंक 20 meter long and 10 meter wide has water up to 2 meter deep. Its water is poured into another rectangular tank 10 meter long and 5 meter wide. What will be the depth of the water in the second tank? एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, उसमें 2 मीटर गहराई तक पानी भरा है। इस पानी को दूसरे आयताकार टैंक में डाला जाता है जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। दूसरे टैंक में पानी की गहराई कितनी होगी? देखना बेटा, समझना। एक आयताकार टैंक है, लंबाई चौड़ाई दी गई है 20 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर गहराई तक पानी है। मतलब इन तीनों का जब गुणा करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पानी का वॉल्यूम निकल जाएगा। अच्छा, इस पूरे पानी को दूसरे टैंक में डाला जा रहा है तो ना पानी निकाला जा रहा है, ना खर्च किया जा रहा है, ना ही एक्स्ट्रा पानी डाला जा रहा है, उतने का उतना ही पानी दूसरे टैंक में डाला जा रहा है, यानी पानी का वॉल्यूम सेम होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहली टंकी में पानी का जो वॉल्यूम था दूसरी टंकी में भी पानी का वही वॉल्यूम होगा। पहली टंकी में पानी का वॉल्यूम क्या था बेटा? वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है बोलो? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेंथ है बेटा 20, ब्रेड्थ है 10 और ऊंचाई, पानी की गहराई वही ऊंचाई है, तो 2 हो गया। 20 दहा में 200 यानी कि 400 मीटर क्यूब जो है ये पानी का वॉल्यूम है। तो भाई इतना ही वॉल्यूम तो नेक्स्ट जब टैंक में डालोगे तब भी आएगा, है कि नहीं? इतना ही वॉल्यूम। जो दूसरा टैंक है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो गहराई मान लो x मान लो बेटा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई या फिर गहराई। लंबाई चौड़ाई दी हुई है, लंबाई 10 चौड़ाई 5 और गहराई को x मान लो। वॉल्यूम आना चाहिए 400 क्योंकि पहले के ही बराबर आना चाहिए इसके बराबर, तो ये 400 आना चाहिए। 10 पंजे 50 हो गया बेटा, और इस 50 से जब इसको काटोगे तो 8 आ जाएगा, है ना? x इज इक्वल टू 8 मीटर, यानी कि दूसरे टंकी में जब डालोगे तो पानी की गहराई होगी बेटा 8 मीटर। ठीक, चलो इसको मैं डिलीट करता हूं और अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखो दूसरे पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभार जब कोई बड़ा क्वेश्चन होगा समझाना होगा तो भले मैं दूसरा पेज ले लूंगा। If January 1st, 2001 was Monday, then what day would it be on January 1st, 2003? यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? देखो बेटा, सबसे पहली चीज इन सभी कैलेंडर वाले क्वेश्चन में देखा करो लीप ईयर का कोई मसला है कि नहीं। अगर लीप ईयर का कोई उसमें जिक्र नहीं है, अगर लीप ईयर का कोई उसमें मेंशन नहीं है ना, लीप ईयर है ही नहीं, बीच में आ ही नहीं रहा, तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर लीप ईयर है तो एक दिन आगे बढ़ जाता है ना? यहां क्या है, जैसे आज मान लेते हैं कि आज 1 जनवरी 2001 है, तो अगले 1 जनवरी 2002 को एक दिन आगे बढ़ जाएगा। आज जो भी दिन है, आज मंडे है, आज माना कि 1 जनवरी 2001 है, तो 1 जनवरी 2001 को ट्यूसडे हो जाएगा अगर आज मंडे है तो, है ना? एक दिन बढ़ जाता है, बस ऐसा समझो बेटा। क्योंकि अगर लीप ईयर नहीं होता है तो फर्स्ट डे 1 जनवरी और लास्ट डे ऑफ द ईयर यानी कि 30 दिसंबर ये सेम होते हैं इन नॉन लीप ईयर, यानी कि साधारण वर्षों में सेम होते हैं। यानी फिर 1 जनवरी क्या होगा बेटा? एक दिन आगे बढ़ जाएगा, है ना? तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। लीप ईयर होता है तो 2 दिन आगे बढ़ता है। अब देखो, ना 2001 लीप ईयर है, ना 2002 लीप ईयर है और ना ही 2003 लीप ईयर है। ठीक, तीनों लीप ईयर नहीं है, यानी एक दिन आगे यहां बढ़ेगा, एक दिन आगे यहां बढ़ेगा, 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो मंडे था तो 1 जनवरी 2001 को मंडे था, 1 जनवरी 2003 को 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, मंडे प्लस 2 तो आपका हो जाएगा ट्यूसडे वेंसडे यानी बुधवार। सी ऑप्शन। सोम है, मंगल, बुध। इफ ए मैन रन्स एट a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा कर देते हैं, 5 से 5 गया, 18 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा सी।
अवंतिका bought an old bicycle for ₹1250 and spent ₹2 to 5 on repairing. अवंतिका ने इतने की साइकिल खरीदी, इतने का रिपेयरिंग में खर्चा कर दिया, तो टोटल उसका खर्चा कितना हो गया बेटा? सीपी में सब कुछ जुड़ता है, किराया, खर्चा, कितने का एक्चुअल में खरीदा है, मेंटेनेंस पे कितना लगाया है, तो सीपी में सब कुछ जुड़ता है। तो 1250 एंड प्लस 225 कितना हुआ? 5741, 1475 रुपया ये इसका सीपी हो जाएगा। ठीक, अब उसने बेचा 1800 में, तो एसपी है आपका 1800, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी एसपी माइनस सीपी, तो 1800 माइनस 1475, 325 विल बी द आंसर। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, ऑप्शन ए। चलिए, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑल्सो, एंड दिस इज अंडर 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में हमने मेंटल एबिलिटी और मैथ्स दोनों कर लिया। 20 मिनट में मेंटल एबिलिटी किया था, 25 मिनट में मैथ्स कर लिया बेटा, देखो है ना। तो मैं जब समझाते हुए आपको इतने टाइम में कर ले रहा हूं, तो आपको तो और जल्दी करना चाहिए, आपको तो किसी को समझाना नहीं है, करते जाना है। चलिए, अब लैंग्वेज वाला सेक्शन भी करेंगे। पहले इंग्लिश निपटाते हैं, उसके बाद हिंदी निपटाते हैं। देखो बेटा, लैंग्वेज कराने का तरीका यही रहेगा कि ये पैसेज, चूंकि पीडीएफ आपके पास है, तो पैसेज पढ़ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पैसेज तुम खुद पढ़ोगे, मैं आंसर इसमें सीधे मार्क करते चलूंगा। जहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा, ग्रामर वगैरह क्वेश्चन होंगे, वो मैं बताते चलूंगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द कॉमन इशू इन द टुडेज वर्ल्ड? आजकल के दुनिया में कॉमन इशू क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस इज वेरी कॉमन इशू, लिखा हुआ है, तो स्ट्रेस आंसर होगा। मैं सीधा आंसर बताते चलूंगा बेटा, ठीक है। पैसेज पढ़ लेना तुम। Which of the following is not listed as a cause of stress in the passage? मतलब स्ट्रेस का क्या कॉज है, पैसेज में क्या नहीं लिखा गया है? देखो यहाँ पे लिखा गया है एकेडमिक प्रेशर, कंपैरिजन विद अदर्स, हरासमेंट, रिलेशनशिप इशू, ये सब लिखा गया है। यानी एकेडमिक प्रेशर है, हरासमेंट है, रिलेशनशिप इशू है। ओवर एक्टिंग नहीं लिखा, ओवर ईटिंग नहीं लिखा हुआ है, तो ओवर ईटिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओवर ईटिंग इज नॉट मेंशन इन पैसेज as the cause of stress. Next question, what is the one key action parents should take to help their children cope up with stress? मतलब पेरेंट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए कि चिल्ड्रन जो है स्ट्रेस में ना आए? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन इन एक सेकेंड, टू एड्रेस दिस पेरेंट नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू देयर चाइल्ड्स बिहेवियर एंड एंगेज इन रेगुलर ओपन कन्वर्सेशन विद देम। यानी कि चाइल्ड्स जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर पे थोड़ा अटेंशन, थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उनके साथ वार्तालाप करनी चाहिए, खुली बात करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा एंगेजिंग इन रेगुलर एंड ओपन कन्वर्सेशन। द वर्ड succumbing in the sentence, many people end up succumbing to this invisible enemy means, succumbing का मतलब क्या बेटा कि इस इनविजिबल जो एनिमी है, ये जो इनविजिबल एनिमी है, इसके सामने हार मान जाना, घुटने टेक देना, है ना, सरेंडर कर देना। तो ये होगा ऑप्शन बी, इसका मीनिंग है सरेंडर करना। द फ्रेज इनविजिबल एनिमी यूज्ड इन द पैसेज रेफर टू, इनविजिबल एनिमी किसको कहा गया है पैसेज में? स्ट्रेस को, बिकॉज इन द पैसेज ऑल इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज स्ट्रेस, है ना। केवल स्ट्रेस के बारे में बात किया गया कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या क्या कारण है स्ट्रेस का, ये सब दिया हुआ है। तो जो एनिमी कहा गया है, इनविजिबल एनिमी, वो किसको कहा गया है? वो स्ट्रेस को कहा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखो बेटा। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसके साथ हिंदी वाला भी कर लें क्या? नहीं, फिर वो हो जाएगा कि सबको पूरा देखना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो पहले वो इंग्लिश देख लेंगे, फिर हिंदी वाले अपना देख लेंगे आगे करके। चलो फिर हिंदी को पहले सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन के बारे में ये पैसेज है, रावण के बारे में है, बिकॉज रावण वॉज नॉट ए गुड मैन, तो उसके बारे में पैसेज दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट पावर विद इन द ह्यूमन बीइंग? हाईएस्ट पावर क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग? हाईएस्ट पावर देखो यहां में लिखा हुआ है विच इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट पावर विद इन द स्ट्रेंथ, वेल्थ, इंटेलिजेंस या कैरेक्टर। देखो मेनी पावर्स आर इनहेरेंट विद इन अ ह्यूमन बीइंग, बट द हाईएस्ट अमॉन्ग देम इज कैरेक्टर। देखो बहुत सारी ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कैरेक्टर, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कैरेक्टर है वन, हाँ, बट द हाईएस्ट अमॉन्ग देम इज कैरेक्टर। व्हाट अकॉर्डिंगली टू द पैसेज डिफाइन द पर्सन ट्रू आइडेंटिटी? पर्सन की ट्रू आइडेंटिटी क्या चीज डिफाइन करती है? पर्सन ट्रू आइडेंटिटी लाइज इन देयर कैरेक्टर, तो फिर इसका आंसर भी कैरेक्टर ही हो जाएगा, है ना। व्हाट डिड फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर मतलब बेटा पहले, मतलब पहले के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा
से अबाउट इलिटरेट पर्सन, यानी शंकर दयाल शर्मा जो है वो इलिटरेट पर्सन के बारे में क्या कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा इज वर्थ रिमेंबरिंग, एन इलिटरेट पर्सन इज मोर यूजफुल टू द सोसाइटी देन एन एजुकेटेड बट कैरेक्टरलेस इंडिविजुअल, यानी कि सोसाइटी के लिए एक जो इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो ज्यादा यूजफुल है बजाय इसके कि पर्सन कैरेक्टरलेस हो। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है दे आर मोर यूजफुल देन एन एजुकेटेड बट कैरेक्टरलेस पर्सन। व्हाई वाज रावणा कंडेम्ड डिस्पाइट हिज नॉलेज एंड पावर, मतलब रावण को हम क्यों बोलते हैं कि अच्छा आदमी नहीं था, उसकी बुराई क्यों करते हैं, उसका बहुत नॉलेज एंड पावर था। बिकॉज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, नहीं, मिसडीड्स एंड बैड कैरेक्टर, यस ये होगा बेटा बी ऑप्शन। बिकॉज ऑफ हिज मिसडीड्स एंड बैड कैरेक्टर, देखो यहां लिखा हुआ है रावणा डिस्पाइट ऑफ हिज कैरेक्टर स्टेटस एंड पावर वाज कंडेम्ड ड्यू टू हिज मिसडीड्स, यानी कि बुराइयां थी उसके अंदर, गलत काम करता था, एंड बैड कैरेक्टर, उसका चरित्र खराब था, तो इस वजह से वो उसकी हम बुराई करते हैं, उसको गलत मानते हैं। Which of the following is an antonym of respected as used in the passage, यानी पैसेज में respected जैसा यूज हुआ है उसका एंटोनिम क्या है, उल्टा क्या है। रेस्पेक्टेड किसी की रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना, उल्टा क्या बेटा, अच्छा ऑनर्ड, एडमायर्ड, रिवर्ड, ये सब रेस्पेक्टेड का सिनोनिम है। एंटोनिम ये हो जाएगा डिसग्रेस्ड, है ना, डिसग्रेस्ड मतलब किसी की अवमानना करना, मतलब किसी का जो है रेस्पेक्ट नहीं करना, एक तरीके से जो है इग्नोर कर देना, ये चीज है बेटा। चलो पैसेज 3 इज ऑल अबाउट ताजमहल, तो ताजमहल के बारे में आप पढ़ लेना ये पैसेज। व्हाट इज द ताजमहल, व्हाइट मार्बल, व्हाट इज द ताजमहल मेड ऑफ, ताजमहल किससे बना है, व्हाइट मार्बल से बना है, लिखा हुआ है पैसेज में बेटा, कहां लिखा है मैं दिखा दे रहा हूं, व्हाइट मार्बल, ये देखो। वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड, कहां लोकेटेड है ताजमहल, कहां है, आगरा में स्थित है, कहां लिखा है, देखो इन आगरा, यमुना नदी के तट पे जो है किनारे बना हुआ है आगरा। व्हाट डज द नेम ताजमहल मीन्स, ताजमहल मीन्स द क्राउन ऑफ द पैलेस, ऑप्शन बी, द मीनिंग ऑफ द ताजमहल इज द क्राउन ऑफ द पैलेस, कहां लिखा हुआ है, द ताजमहल मीन्स यहां लिखा हुआ है द ताजमहल मीन्स क्राउन ऑफ द पैलेस। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ताजमहल। नाउ when was the construction of Taj Mahal started, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था, let us find in the passage. The construction began in 1632 and the tomb was completed in 1643, यानी 11 साल लगे इसको बनाने में, सोचो 32 में स्टार्ट हुआ था, 1632 स्टार्ट का हमको बताना है, एंड का नहीं, है ना, जब कंप्लीट हुआ उसका ईयर नहीं बताना है। Which of the following best describe the architectural style of ताजमहल, आर्किटेक्चरल स्टाइल मतलब किस तरीके से ताजमहल बना हुआ है, उस स्टाइल को क्या चीज अच्छे से दर्शाता है, हिंदू आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर, मुस्लिम आर्ट, रोमन आर्ट, देखो यहां पे लिखा हुआ बेटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर बीइंग द जेवल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया, यानी ये मुस्लिम आर्ट का एक बढ़िया नमूना है ना, इट इज अ मास्टरपीस ऑफ मुस्लिम आर्ट, सो ऑप्शन सी। चलिए फोर्थ पैसेज करते हैं जल्दी से बेटा। ऑल ऑफ अस हैव पेपर फॉर वेरियस पर्पसेस, पेपर के बारे में दिया है कि पेपर का कहाँ जो है, कहाँ से इसका यूज शुरू हुआ, कहाँ बनना शुरू हुआ, कैसे प्रचार प्रसार हुआ पेपर मेकिंग का, पेपर मेकिंग प्रोसेस के बारे में ये पैसेज है। वेयर डज द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ पेपर मेकिंग कम फ्रॉम, पेपर मेकिंग का अर्लीस्ट जो है मेंशन कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिल जाएगा अर्लीस्ट मेंशन ऑफ द पेपर मेकिंग कम्स फ्रॉम चाइना, चाइना है, चाइना हर चीज में आगे है। हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर का इन्वेंशन जो हुआ, आविष्कार हुआ, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट किसको जाता है, देखो reign of Han dynasty and देखो and it is attributed मतलब क्रेडिट दिया जाता है to the court official काइलुन, तो काइलुन को कोर्ट ऑफिशियल, एक यहाँ जो हान साम्राज्य था, हान डायनेस्टी, उसका एक कोर्ट ऑफिशियल था जिसको इस पेपर मेकिंग के इन्वेंशन का जो है श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। Which of the following is not mentioned in the passage as the purpose of paper in the passage, पेपर का पर्पस क्या है, ये पैसेज में मेंशन कौन सा नहीं है इनमें से, ऑप्शन बुक्स, पैकेजिंग, न्यूज़पेपर, आर्टवर्क। देखो पेपर का पर्पस तो ये सभी है बेटा, लेकिन कह रहा है पैसेज में कौन सा मेंशन नहीं है। पैसेज में देखो क्या क्या मेंशन है, पैकेजिंग, बुक्स, न्यूज़पेपर, ये तीनों मेंशन है ना, यानी कि पैकेजिंग, बुक्स, न्यूज़पेपर तीनों मेंशन है। आर्ट वर्क मेंशन, हालांकि देखो ये भी आपका, ये भी है, पेपर का ये भी पर्पस है, लेकिन ये पैसेज में मेंशन नहीं है। चलिए 2 और सवाल बचे हैं and then we will end this one.
79 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग क्या सत्य है, कौन सा सही है? पेपर मेकिंग वाज इन्वेंटेड इन यूरोप, नो इट वाज इन्वेंटेड इन चाइना, सो दिस इज नॉट करेक्ट। वुड बेस्ड पेपर वाज डेवलप्ड इन चाइना, wood based paper was developed in China or in some other country. Let us see in the passage. So it is mentioned here, Chinese paper makers where pulp and mills were deployed paper mills in the 19th century. In the 19th century, European advancement in paper making included the invention of wood based paper. It means that in Europe the wood based paper was invented in Europe, not in China, not in अदर कंट्री। सो बेटा वुड बेस्ड पेपर चाइना में नहीं हुआ था, ये भी गलत है। स्टार्टिंग चाइना में हुआ था लेकिन वुड बेस्ड पेपर नहीं, मतलब जो हमारा लकड़ी से बनता है पेपर उसका नहीं। पेपर मेकिंग वाज स्प्रेड टू यूरोप बाय 11th सेंचुरी, पेपर मेकिंग डिड नॉट रीच द स्पेन अंटिल पेपर मेकिंग वाज स्प्रेड टू द यूरोप बाय 11th सेंचुरी। देखते हैं क्या ये पैसेज में लिखा हुआ है, 11th सेंचुरी का मेंशन है कहीं। By 11th century paper making had spread to the Europe. Yes, it's correct बेटा, यानी कि 11वीं शताब्दी तक 11th century तक पेपर मेकिंग यूरोप तक पहुंच चुका था। What would be the most appropriate title? देखो चूंकि पेपर के बारे में सारा पैसेज है तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए? टाइटल मतलब जो ऊपर हम बड़ा हेडिंग लिखते हैं कि किसके बारे में ये जो है हमारा पैसेज है। द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, नहीं प्रिंटिंग के बारे में नहीं दिया। द स्प्रेड ऑफ पेपर वर्क, पेपर मेकिंग, यस दिस शुड बी द करेक्ट हेडिंग बेटा, सुटेबल हेडिंग, ऑप्शन बी। द इन्वेंशन ऑफ वुड बेस्ड पेपर, केवल वुड बेस्ड पेपर के बारे में थोड़ी ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर के बारे में है कि पहले कैसे, जैसे भी पेपर बनाया जाता हो, पहले कैसे पेपर का इन्वेंशन हुआ, फिर कैसे पूरी दुनिया में फैला, है ना। 19th सेंचुरी के अंत में ये जो पहुंच चुका था, अन्य पूरे दुनिया में पहुंच चुका था। तो ये सब है बेटा मॉडर्न यूजेस ऑफ पेपर ना। द स्प्रेड ऑफ पेपर मेकिंग, दिस वुड बी द सुटेबल टाइटल। ठीक, चलो देखो लगभग 57-58 मिनट के अंदर अंदर 57 मिनट्स में हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, है ना। इंग्लिश कंप्लीट हो गया, मतलब एक पेपर तो कंप्लीट ही हो गया अब हमारा। अब बाकी बचा हिंदी, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए अब आ जाओ करते हैं बेटा। बाकी इंग्लिश वाले अब लीव कर सकते हैं, अपना नेक्स्ट पेपर करो बेटा, प्रिंट करके सॉल्व कर लिया करो पहले, तब जो है सॉल्यूशन देखा करो। अनुच्छेद 1 देखो, तनाव की समस्या के बारे में दिया गया है ना। तनाव की समस्या, इसमें जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसके बारे में बात की गई है। गद्यांश में किसे अदृश्य दुश्मन कहा गया है? तो चूंकि ये देखो अदृश्य दुश्मन, इस अदृश्य दुश्मन से हार जाते हैं। किसके बारे में बात की जा रही है? तनाव के बारे में बात की जा रही है कि बहुत लोग अदृश्य दुश्मन से हार जाते हैं, मतलब जान दे देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे तनाव की बात हो रही है, तो अदृश्य दुश्मन तनाव को कहा गया है। बच्चों में तनाव का मुख्य कारण क्या बताया गया है? माता पिता का दबाव, पढ़ाई का दबाव, दोस्तों की तुलनाएं, स्वास्थ्य समस्याएं। तो बच्चों में मुख्य कारण जो है, देखो यहां लिखा हुआ बेटा कि यह कई कारणों से हो सकता है। देखो ये कई कारणों से हो सकता है। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन, दूसरे से तुलना, उत्पीड़न या आपसी संबंधों में तनाव। बच्चों में यह मुख्य रूप से उनके अध्ययन के दबाव के कारण होता है। तो मेनली देखो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेनली क्या है? पढ़ाई लिखाई के दबाव के कारण। अध्ययन का दबाव मतलब पढ़ाई लिखाई का दबाव। ठीक, नेक्स्ट देखो, लेखक तनाव को दुश्मन क्यों कह रहा है? क्योंकि तनाव अच्छी चीज है? नहीं भाई, तो दुश्मन क्यों कहता? तनाव परीक्षा में अच्छा करने के लिए जिम्मेदार है? नहीं। तनाव हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है? बिल्कुल सही बात है भाई, और इसीलिए दुश्मन कह रहा है, मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने में सहायक है? नहीं, ये भी गलत है। निम्न में से कौन सी गतिविधि तनाव से निपटने में मदद कर सकती है? ध्यान और व्यायाम, सही बात है। ये अगर हम करेंगे तो हम तनाव से निपट सकते हैं। अधिक काम करना नहीं, टीवी देखना नहीं, दोस्तों के साथ समय बिताना, ये भी हो सकता है, बट पैसेज में क्या मेंशन है वो देख। दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा समय बिताना नहीं, ये नहीं कि फालतू जो है इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ व्यायाम वगैरह, देखो हाँ 5 से 10 मिनट व्यायाम जैसी अन्य गतिविधियां भी इससे निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो ध्यान और व्यायाम करना, ये आंसर हो जाएगा। खुली बातचीत का क्या अर्थ है? पैसेज में लिखा हुआ है कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुली बातचीत करनी चाहिए। देखो तो खुली बातचीत का क्या मतलब है कि कुछ छिपाए ना, अगर बच्चा परेशान है तो उससे पूछें, यानी स्पष्ट और ईमानदारी से के साथ बातचीत। तो स्पष्ट और ईमानदार बातचीत ऑप्शन बी होगा। गुप्त बातचीत नहीं, केवल माता पिता का संवाद नहीं, तर्कपूर्ण नहीं, स्पष्ट मतलब खुली, मतलब पूछे ना उससे, बच्चे को क्या परेशानी है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्याओं के बारे में पूछें, उसको और भी चीजें बताएं, तो ये खुली बातचीत है। अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 2 देखो बेटा, कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में पैसेज है कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और जिनमें से सबसे जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम स्थान चरित्र का है, ये दिया हुआ है। तो
पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने क्या कहा है? यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का यह महत्वपूर्ण कथन स्मरणीय है। किसी शिक्षित चरित्रहीन व्यक्ति की तुलना में एक अशिक्षित लेकिन चरित्रवान व्यक्ति समाज के लिए अधिक उपयोगी होता है। तो क्या कहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? नहीं, वो कहते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति समाज के लिए अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि वो तुलना कर रहे हैं किससे? शिक्षित व्यक्ति से, कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है लेकिन वो चरित्रहीन है, वो चरित्रवान नहीं है, तो वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ये अच्छा सवाल था। रावण शक्तिशाली होते हुए भी निंदनीय क्यों था? देखो यहां लिखा हुआ है कि विद्वान होते हुए भी रावण वंदनीय नहीं बन सका। सच्चरित्रता के गुण, अच्छे विचार, उदारता, धैर्य, सदाचार और कर्तव्य परायणता जैसे तत्व चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। भाई वो बुरा आदमी था ना बेटा, वो बुरा आदमी था, तो बुरे चरित्र के कारण और कुकर्म के कारण, मतलब गंदा काम करता था, अच्छा काम नहीं करता था, बुरा काम करता था, उसका चरित्र बुरा था। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। चरित्र निर्माण में कौन से गुण सहायक होते हैं? देखो लास्ट में दिया हुआ होगा बेटा, ये दिया हुआ है ना कि सच्चरित्रता के गुण, अच्छे विचार, उदारता, धैर्य, सदाचार और कर्तव्य परायणता जैसे गुण चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। तो अच्छे विचार, उदारता और धैर्य बिल्कुल सही बात है, ये सारे गुण जो है चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। क्रोध, आलस्य, स्वार्थ नहीं, विद्या, धन, पद नहीं, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, क्रूरता नहीं, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, कौन सा गुण पुस्तकों के अध्ययन से नहीं प्राप्त किया जा सकता? कौन सा गुण भाई पुस्तकों के अध्ययन से नहीं प्राप्त किया जा सकता? सदाचारी होना, विद्या, बुद्धिमत्ता, जानकारी। बुद्धिमत्ता पुस्तक कहां लिखा है? देखो यहां लिखा होना चाहिए ना, सदाचारी बनने के लिए आत्मज्ञान अच्छा, पुस्तकों के अध्ययन मात्र से कोई सदाचारी नहीं बन सकता, लिखा हो बेटा। ये केवल किताब पढ़ के कोई सदाचारी नहीं बन सकता, उसके लिए अच्छे विचारों का होना जरूरी है और अच्छे माहौल में रहना जरूरी है। लिखा हुआ है कि आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, निस्वार्थ भाव और विवेक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो केवल किताब पढ़ करके सदाचारी नहीं हो सकता आदमी, ऑप्शन है। सदाचारी शब्द का विलोम, सदाचारी, सद प्लस आचार, मतलब आचार मतलब व्यवहार, आचार मतलब वो खाने वाला आचार नहीं बेटा, आचार है ये, आचार नहीं। तो सदाचारी मतलब सद प्लस आचार, मतलब अच्छे व्यवहार करना, अच्छा आचार करना। सदाचारी का उल्टा दुराचारी, यानी कि दुर प्लस आचार, आचार नहीं आचार, दुर प्लस आचार, दुराचार, दुर प्लस मतलब दुह ये शायद होगा, है ना, देख लेना, वो तो संधि विच्छेद है। खैर, तो दुराचारी, सदाचारी का उल्टा हो जाएगा दुराचारी आपका। ठीक है, सी ऑप्शन। अनुच्छेद 3 देखते हैं बेटा, अनुच्छेद 3 ताजमहल के बारे में दिया गया है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। देखो लिखा हुआ है ताजमहल भारतीय शहर आगरा में स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शाहजहां ने इसको अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण किस प्रकार की सामग्री से किया गया है? तो इसको सफेद संगमरमर से बनाया गया है। कहाँ लिखा है? दिखा दे रहा हूं मैं तुम्हें। ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर, ये देखो बेटा सफेद संगमरमर का ये एक मकबरा है ना, एक ये टॉम्ब है, तो सफेद संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गाथा से मिलता जुलता नहीं था? गाथा मतलब क्या होता है बेटा? कथा, कहानी, किस्सा, ये सब गाथा है ना। तो किस्सा, कहानी, दस्तावेज, अच्छा मिलता जुलता नहीं है पूछा गया, तो महिला तो सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, मिलता जुलता नहीं है। दस्तावेज, कहानी लिखोगे तो किस में लिखोगे? दस्तावेज में लिखोगे या फिर डॉक्यूमेंट्स में। तो गाथा से मिलता जुलता मतलब उससे रिलेटेड चीज कौन सी नहीं है? वैसे दस्तावेज भी देखा जाए तो बहुत अलग है किस्सा और कहानी से, बट फिर भी इनमें से चुनना हो तो हमारा जो है महिला ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी सारे मिलते जुलते हैं, महिला एकदम ही अलग है। ताजमहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसे मुमताज महल ने अपने पति शाहजहां के लिए बनवाया था? नहीं, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। इसका अच्छा कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो यही सत्य नहीं है। बाकी इसका मतलब है महल का ताज बिल्कुल सही है, विश्व धरोहर है बिल्कुल सही है, आगरा में स्थित है बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए लास्ट पैसेज। और ये पैसेज कागज के बारे में दिया गया है, कागज के इस्तेमाल के बारे में दिया गया है। द यूज ऑफ पेपर, द इन्वेंशन ऑफ पेपर मेकिंग एंड द प्रोसेस, तो उसके बारे में दिया गया है बेटा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। तो भारत कागज बनाने की प्रक्रिया का सबसे पहला उल्लेख किस देश में मिलता है? तो ये मिलता है चाइना में, यानी कि चीन में। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो कि कहाँ लिखा हुआ है, इसका इतिहास काफी पुराना है। पूर्वी हान राजवंश के शासनकाल के दौरान चीन में पहली बार कागज बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। स्पेन में पेपर मेकिंग को परिष्कृत करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? तो स्पेन में पेपर मेकिंग को परिष्कृत करने के लिए वाटर व्हील का उपयोग किया गया। देखो
13वीं शताब्दी में स्पेन में वाटर व्हील का उपयोग करने वाले पेपर मिलों के साथ पेपर मेकिंग को और परिष्कृत किया गया। तो वाटर व्हील का यूज जो है किया गया। कागज का उपयोग कई कार्यों के लिए होता है, निम्नलिखित में से किस काम का उल्लेख लेख में नहीं किया गया है? देखो, कागज का उपयोग किस काम का उल्लेख लेख में नहीं किया गया? यहां पे लिखा हुआ है पैकिंग, अखबार, किताब, इन सब में कागज का उपयोग किया जाता है। लेकिन किसमें नहीं किया जाता है? किताबें, अखबार, पैकिंग, ये सब मेंशन है। मूर्तिकला में कागज का उपयोग वैसे होता है, मूर्तिकला में भी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते बेटा, प्योर मूर्तिकला में तो नहीं होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश वाले में थोड़ा अलग था, बस हिंदी में बट हिंदी में जो है वो ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। परिष्कृत शब्द का इस लेख में क्या अर्थ है? परिष्कृत, किसी चीज को परिष्कृत करना मतलब उसे अच्छा बनाना, उसका विकास करना, उसमें कुछ और गुण डालना, है ना। तो परिष्कृत करने का मतलब होता है बेटा सुधारना, नष्ट करना नहीं, बनाना नहीं। इसमें लिखा हुआ है ना कि कागज को 13वीं शताब्दी में वाटर मिलों के साथ परिष्कृत किया गया। इस जो प्रणाली को, जो सिस्टम था, जो प्रोसेस था, उसको और परिष्कृत किया गया, मतलब सुधारा गया, कुछ और चीजें ऐड की गई, कुछ अच्छा किया गया, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि इसको अच्छा करना, सुधारना। इस लेख का सबसे उपयुक्त जो है शीर्षक क्या होगा? क्योंकि कागज के बारे में दिया गया है, कागज का उपयोग क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पेपर मेकिंग, इसके बारे में है ना। प्रोसेस क्या है, कागज कहाँ सबसे पहले बनना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे कैसे ये देशों में फैला। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक मतलब जो टाइटल हम देते हैं, जो हेडिंग लिखते हैं कि किस बारे में पैसेज है, उसका सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा बेटा कागज बनाने की प्रक्रिया का इतिहास, ऑप्शन बी। ठीक, ये होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी नहीं होगा। लकड़ी पर आधारित नहीं, केवल लकड़ी आधारित की बात नहीं हो रही है, यूरोप में कागज का विकास नहीं, स्पेन की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा। कागज, मुद्रण और कला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लगभग 1 घंटे में बेटा पूरा खत्म कर दिया, स्वाहा खत्म। और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो चीज नहीं समझ में आती है उसको देखा करो, बार बार रिपीट करके देखा करो बेटा, रिपीट करके देखने में कोई बुराई नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है, जल्दी मैं इसलिए चलता हूं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में, क्योंकि बेटा आपको भी वही स्पीड पकड़नी है। मैं धीरे रहूंगा तो फिर आप भी एकदम लेजी धीरे धीरे जो है चलोगे। तो जो चीज समझ में नहीं आती है पॉज करके देख लिया करो एक बार। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मजा आया होगा आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने में और सॉल्यूशन देखने में, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने ये सॉल्यूशन करवाया है और यूट्यूब पे लगातार ये चीजें लेकर के आ रहे हैं। आपको टोटल 50 मॉडल पेपर्स चाहिए तो आप द्रोण स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए और द्रोण स्कूल सर्च कीजिए, DRONSCHOOL। ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद 50 मॉडल पेपर की सीरीज वहां पे आपको मिल जाएगी। मॉक टेस्ट है, क्रैश कोर्स है और नए सेशन के लिए बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के और अपनी बहुत ही बेहतरीन अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग बेटा, देखो ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, हम लोग लगातार आपके लिए बैकग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कम से कम बेटा 1-2 ग्रुप्स में तो आप सभी शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ताकि और भी बच्चों तक इसकी पहुंच हो पाए और हम आपके लिए और भी क्वालिटी कंटेंट और भी क्वालिटी वीडियोस लेकर के आ पाए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।